हेलो एवरीवन। सफलता प्लस एप्लीकेशन पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारा सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ ग्रामर। आज से एक्चुअली हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो हमने क्लास किया था, जो वीडियो आपको अपलोड वहां पे मिल जाएगा, इनफैक्ट मिल भी गया होगा। उस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे कि बेसिक ऑफ ग्रामर हम आपको पढ़ाएंगे। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कम्पिटिटिव इंग्लिश हो, किसी में पढ़ेंगे तो पहले आपको बेसिक ऑफ ग्रामर ज़्यादा जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बेसिक ऑफ ग्रामर का, जिसमें से हम आपको बताएंगे कि बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली ग्रामर होता क्या है, इस पे से इस यहाँ से शुरू करेंगे और कितने टाइप का होता है, ये सारा चीज़ आपको मैं अब आज से कैसे पढ़ाऊंगा अब ये दिखा रहा हूँ लाइव कि इनको पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फैक्ट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आपको जो अब जो मैं कल बात कर रहा था, इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए लाया हूँ इस तरह से पीडीएफ या पीपीटी बना के लाता हूँ कि टॉपिक नेम लिखा रहेगा, कुछ बातें लिखी रहेंगी। हालांकि मैं इसको इधर से आपको पहले समझा लूँगा, तब मैं इसके हिंदी पे भी जाऊँगा और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह लेते चलेंगे एज पर एज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर एक डिवाइस होता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे, एक चीज लिखा हुआ है डिवाइस। इंग्लिश ग्रामर एक डिवाइस होता है। डिवाइस का मतलब हो गया एक यंत्र, छोटा यंत्र। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, डिवाइस जिसको बोलते हैं, मशीन जिसको बोलते हैं, लेकिन यह एक मशीन नहीं होता है। एक टेक्निक होता है, एक विद्या होता है, एक शास्त्र होता है, जिसमें हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी ये जो यंत्र है, ये जो टेक्निक है, ये जो विद्या है, ये जो शास्त्र ये हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाती है ना। और खास तौर पे जब यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर इज अ डिवाइस। इंग्लिश ग्रामर एक शास्त्र होता है विच टीचेज अस, जो हमें सिखलाती है रीडिंग, रीडिंग बोले तो पढ़ना, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी लिखना और बोलना इन इंग्लिश, अंग्रेजी में करेक्टली मतलब होता है शुद्ध शुद्ध रूप से, यानी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ग्रामर को हम लोग पांच, अच्छा ये चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि आपको सारा हैंड रिटन बिल्कुल ही अच्छे हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप जाके स्टोर में डॉक्यूमेंट पे सर्च करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको इसमें अगर आपको हिंदी में अगर हमें मुझे लिखना है तो मैं आपको एक हिंदी में कविता के माध्यम से आपको सिखाता हूँ कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है। जैसे व्याकरण है वह विद्या, व्याकरण है वह विद्या, वह विद्या जो भाषा सिखलाए, जो भाषा सिखलाए। ठीक है, पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ना लिखना बोलना शुद्ध शुद्ध बतलाए, शुद्ध शुद्ध बतलाए, है ना। आप यहाँ भी इस तरह से ये कर दे, सिखलाए। अब गौर करेंगे कि व्याकरण है वह विद्या जो भाषा सिखलाए, पढ़ना लिखना बोलना शुद्ध शुद्ध बतलाए। एक कविता के मार्फत में है, ये कविता की तरह है। तो आप ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि आपको ये याद रह सकता है फिर इस तरह से। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब, और आगे बढ़ने के लिए हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं। अगला पेज में लेके चलते हैं, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। और ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर में देखिए ऑर्थोग्राफी लिखा हुआ है, इटिमोलॉजी लिखा हुआ है ना, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। अब यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ऑर्थोग्राफी,
इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, यानी कि अब ग्रामर के भाग में भी देखते हैं ग्रामर के कितने भाग होते हैं। यानी जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना जो हमें सिखलाती है, वो ग्रामर कितने पार्ट में बटा होता है। वो ग्रामर बटा होता है 5 भाग में। किसको उसको क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा ऑर्थोग्राफी, जिसको वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, जिसको हम लोग शब्द विचार बोलते हैं। तीसरा हमारा सिंटैक्स होता है, जिसको वाक्य विचार बोलते हैं। चौथा हमारा पंक्चुएशन होता है, जो चिन्ह विचार कहलाता है। और पांचवा जो प्रोसोडी होता है, उसे हम लोग छंद विचार कहते हैं। ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर आपको लिखने की आवश्यकता होगी तो आप जरूर लिख लेंगे। हालांकि आपको मैं फिर एक बार बोलूँगा कि ये सब आपको दिया हुआ मिल जाएगा नोट्स में। वर्ण विचार इसको कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ण विचार। दूसरा है इटिमोलॉजी, और इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है जी। और सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, यानी कि वाक्य पर हम लोग विचार करते हैं। और पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। और ये जो हमारा प्रोसोडी होता है, ये छंद विचार होता है, छंद विचार। मैं आपको एक बार जरूर बता देता हूँ, यहाँ पे सबको डिफाइन कर देता हूँ। लिखा हुआ सारा कुछ है, और आप उस डॉक्यूमेंट वाले हैंड रिटन नोट से भी पढ़ लेंगे। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन ऑफ ऑर्थोग्राफी? एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का एक भाग होता है, इन विच वी हैव टू स्टडी, in which we have to study about letters and their components। यानी कि वर्णों और उसके अवयवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनके अवयव कौन कौन से हो गए, उनके कंपोनेंट्स, जैसे वॉवेल्स हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, सेमी वॉवेल्स हो गए, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन हो गए, उसके फोनेटिक्स हो गए, क्या कैसे उच्चारण करते हैं, इन सबको स्टडी किया जाता है किसमें, ऑर्थोग्राफी में। एक्चुअली ऑर्थोग्राफी द सेक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी हैव टू स्टडी, जिसमें हमें अध्ययन करना होता है लेटर्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ओके, द सेकेंड वन इज इटिमोलॉजी। द हिंदी मीनिंग ऑफ इटिमोलॉजी इज शब्द विचार। इसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार यानी कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जिसमें शब्दों पे विचार किया जाए, उसको शब्द विचार कहेंगे। अब शब्द विचार यानी कि इट इज इन दिस सेक्शन ऑफ ग्रामर वी हैव टू स्टडी, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज इन दिस सेक्शन ऑफ ग्रामर, और इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तो वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर रूट वर्ड्स, इटीसी, है ना। तो दिस सेक्शन ऑफ ग्रामर इज नोन एज इटिमोलॉजी। ग्रामर के इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं। तीसरा हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब वाक्य की संरचना, वाक्य की बनावट, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, कंकर्ड होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इन सब को स्टडी करते हैं सिंटैक्स में। दैट मीन्स कि इन दिस सेक्शन ऑफ ग्रामर वी हैव टू स्टडी अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट मीन्स कि सेंटेंसेस एंड देयर कंपोनेंट्स and their patterns and their structures etc are studied in this section, and this section is known as syntax. Fourth one is punctuation, and the Hindi meaning of punctuation is चिन्ह विचार। चिन्ह विचार किसको कहते हैं, जिसमें चिन्ह का अध्ययन किया जाए उसको चिन्ह विचार कहेंगे। यानी कि सीधा सीधी अगर आप समझे तो जिसमें कोमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इन सब का अध्ययन किया जाता है पंक्चुएशन में। और आता है उसके बाद प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है खास तौर पे जो कविताएं लिखते हैं जिसमें अलंकार का यूज होता है, आप उसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें सिमिलीज, मेटाफोर, क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स, इरोनी, पर्सोनिफिकेशन, है ना, राइम्स, रिदम्स, गैलोपिंग रिदम्स, इन सब का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, ग्रामर के जिस भाग में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसोडी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। और आगे आपको इसी पीडीएफ में आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और जो लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें आप देखेंगे गौर करके, तो ये जो अगला सेक्शन हमारा है, सिंटैक्स लिखा हुआ, पंक्चुएशन लिखा हुआ, प्रोसोडी लिखा हुआ, जो सब मैंने अभी बात किया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे, ये जगह मैंने छोड़ा था हिंदी में बताने के लिए,
हिंदी में लिखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने नोट्स दे दिया, पीडीएफ दे दिया, वो सारा हिंदी वहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिंटैक्स क्या होता है, तो जब हम सिंटैक्स के बारे में देखेंगे तो सिंटैक्स होता क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ब्रांच होता है जिसमें हम सेंटेंस और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इन सब की भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम अगले पेज पे आ जाते हैं। और अगला पेज जो हमारा है वो है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई, है ना, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। अब आते हैं हम लोग लेटर्स के बारे में। ऑर्थोग्राफी, यानी कि हम लोग यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है ऑर्थोग्राफी। तो लेटर्स क्या होता है पहले ये देखेंगे। अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया था कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर्स का स्टडी करते हैं। अब लेटर्स क्या होता है, लेटर्स जो होता है उसके बारे में अब हम यहाँ से स्टडी करेंगे। लेटर्स होते हैं वर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण। ठीक है, ए लेटर इज ए मार्क, मार्क होता है या साइन होता है। जैसे सपोज दैट होता है अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ए होता है, बी होता है, सी, ये सभी मार्क होते हैं यानी चिन्ह होते हैं, इसको साइन भी कहते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है वो समझिए कि इसका प्रयोग स्पीच साउंड में होता है। देखिए, आप कोमा देते हैं तो यह भी एक मार्क है, आप सेमी कॉलन देते हैं यह भी एक मार्क है, फुल स्टॉप देते हैं या फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन देते हैं यह भी एक मार्क है। लेकिन इसका काम स्पीच साउंड में नहीं होता है, बोलने में नहीं होता है। आप कभी बोले हैं कि राम इज ए गुड बॉय फुल स्टॉप, ऐसा नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा मार्क या साइन जिसका प्रयोग हम स्पीच साउंड में करते हैं यानी बोलने में करते हैं, जिसमें आवाज जो हम हमारे मुंह से निकलती है वो क्या कहलाता है, वर्ण। हालांकि बचपन में आप पढ़े होंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आते हैं, बात करते हैं अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट में क्या क्या आते हैं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी जेड तक, ये क्या हो गए, इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए। लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज का जो लेटर्स होता है यानी अंग्रेजी भाषा के जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं कुल मिला के 26। उन 26 को एक अरेंजमेंट में दिया जाता है, अरेंजमेंट प्रॉपरली अरेंज्ड किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पर ए लिखे, सी लिखे, बी लिखे, तो ये एक अल्फाबेट नहीं हुआ, लेकिन ये एक अल्फाबेट्स हुआ। ठीक है जी, तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि अल्फाबेट्स यानी लेटर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट अंग्रेजी भाषा में होता है जिसे हम लोग एक अल्फाबेट्स कहते हैं। हिंदी में भी हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, उसी को अल्फाबेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद आता है, लिखा हुआ है कि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, मैंने इसकी जानकारी अभी दे दी थी आपको। और उसे हम लोग दो तरह से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं। ये सारी जानकारी आपको बचपन से ही मिली होगी। ये क्या चीज़ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, और ये क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम फिर आ जाते हैं अपने छठे पेज पर, और छठे पेज पे आने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि काइंड्स ऑफ लेटर। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे और लिखा हुआ है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, रोमन में लिखे जाते हैं, रोमन में। और ये रोमन स्क्रिप्ट होता है जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमेशा किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है ये आपको जानकारी रख लेना है, रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ लेटर पढ़ते हैं। लेटर कितने प्रकार का होता है, आप पहले से भी इस बात की सब जानकारी होगी कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण, यानी कि हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लेटर्स को कितने कैटेगरी में बांटते हैं। तो आपको पहले से भी पता होगा कि इसे हम वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल में बांटते हैं। वॉवेल किसको कहते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल 5 होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 19 होते हैं, यानी कि, और सेमी वॉवेल कितने होते हैं, 2, डब्ल्यू एंड वाई। तो 5 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट यानी 7, और उसमें से 26 में 7 माइनस करेंगे तो 19, यानी जो रेस्ट ऑफ लेटर्स बच गए वो सभी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब वॉवेल किसको कहते हैं, व्हाट डज इट मीन ऑफ वॉवेल। वॉवेल कहा जाता है कि जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो, यानी कि जैसे हम ओ बोलते हैं तो ओ,
इसमें हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लिए, यानी जब हम ओ बोल रहे हैं तो उसमें पी का उच्चारण नहीं आया, यानी दूसरे कोई उच्चारण, दूसरे किसी वर्ण का उच्चारण नहीं आया, इसलिए इसे वॉवेल कहते हैं, हिंदी में इसे स्वर वर्ण कहते हैं। आपको पता होगा ये सब चीज। देखिए आप यहाँ डिफिनीशन जो लिखा हुआ है, ए वॉवेल इज ए लेटर, वॉवेल एक लेटर होता है, एक वर्ण होता है, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, जिसे उच्चारण किया जा सकता है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वॉवेल, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के। मैंने भी बोला था वही, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, हमने बोला कि किसी की सहायता ना लेनी पड़े, जिस तरह से अगर हम 2 बार माइनस माइनस लगाते तो एक बार प्लस अर्थ आ जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना इसे प्रोनाउंस्ड नहीं किया जा सकता है, सॉरी, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के प्रोनाउंस किया जा सकता है उसको वॉवेल कहते हैं, और जिसकी नहीं की जा सकती है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। मतलब है कि जब आप बोलते हैं बी, बी बोलते हैं तो ऑब्वियसली जब बी बोलते हैं तो इसमें ई का साइलेंट मिक्स होता है, बी, बी ई, बॉ नहीं बोलते हैं, बी ई, तो ई होता है, यानी कि बिना ई का बी का उच्चारण नहीं कर सकते थे, यानी कि बी का उच्चारण करने के लिए ई की सहायता लेनी पड़ी, यानी वॉवेल की सहायता लेनी पड़ी, इसे ही हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ए कॉन्सोनेंट इज ए लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, जिसे प्रोनाउंस्ड नहीं किया जा सकता है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी वॉवेल, यानी बिना किसी अन्य वॉवेल की सहायता से, बिना किसी अन्य वॉवेल की सहायता से जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जिसका उच्चारण करने के लिए किसी भी वर्ण का, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे सेमी वॉवेल हो, किसी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसको वॉवेल बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा सेमी वॉवेल। कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बाद हमारा आता है सेमी वॉवेल, और सेमी वॉवेल के लिए आपको हम पेज को ऊपर करते हैं थोड़ा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे वो पेज डिलीट हो गया, फिर से मुझे लाना पड़ेगा। चलिए सेमी वॉवेल के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल कुछ मुझसे भी लिखवा लीजिए, सेमी वॉवेल क्या होता है, व्हाट डज इट मीन ऑफ सेमी वॉवेल। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। हालांकि आपको ये सब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मिलेगा, आपको जो PDF फाइल मिलेगा आपको चैनल पे, उस पर सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ केवल। W और Y को क्या कहा जाता है, सेमी वॉवेल कहते हैं। लेकिन इसे सेमी वॉवेल कहते किसको हैं, तो W और Y का प्रयोग जब किसी वर्ड के प्रारंभ में हो, जैसे लिखते हैं वार, जैसे लिखते हैं रोंग, ठीक है, जैसे लिखते हैं योर, आप गौर करेंगे, जैसे लिखते हैं यंग, आप गौर करेंगे कि W, W, Y, Y ये किसी शब्द के प्रारंभ में लगा है। तो जब प्रारंभ में लगता है, शुरू में लगता है, तो वह कहलाता है कॉन्सोनेंट, तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। लेकिन जब यह लास्ट में लगेगा, जैसे ट्राई, वाई कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में, तब ये क्या कहलाएगा भाई, वॉवेल। ठीक है, यानी बीच में भी लगेगा, जैसे पासवर्ड, आप गौर करेंगे W कहाँ लगा हुआ है, बीच में, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, वॉवेल। ठीक है, यानी सेमी वॉवेल समझ में आ गया होगा कि 2 लेटर होते हैं सेमी वॉवेल में, W एंड Y, यानी कि जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में होता है तो उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, लेकिन जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के मध्य में यानी बीच में अथवा उस शब्द के अंत में होता है तो वह वॉवेल कहलाता है। आप इसे अगर इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हैं तो इसे सुनेंगे कि W and Y are to be said सेमी वॉवेल when they comes that means कि आप you may say it comes because they comes not but it comes at the starting of any word, it is to be said consonant, and whenever W or Y comes at the center or middle of any word or last of any word, it is to be said vowel, यानी किसी वर्ड के मध्य में आवे या लास्ट में आवे तो उसे वॉवेल कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे वर्ड पे। वर्ड क्या होता है जी,
वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि वर्ड कहते हैं कई लेटर्स को मिला के एक प्रॉपर मीनिंग निकले तो वो क्या कहलाता है भाई? वर्ड कहलाता है। जैसे आप बचपन में सुने होंगे, बचपन में आप सुनते होंगे, हिंदी व्याकरण में खास तौर पे पढ़ा होगा आपने कि वर्णों के समूह, सॉरी वर्णों नहीं बल्कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक खास अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मतलब ये हो गया कि एक कॉम्बिनेशन, वर्णों का कॉम्बिनेशन हैविंग सम मीनिंग, जिसका एक खास अर्थ होता हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। दैट मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ प्रॉपर सेंस, जिसका एक प्रॉपर सेंस होता है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे बुक, तो एक इसका मतलब होता है, बुक का मतलब किताब होता है, ये नाउन होता है। लेकिन अगर हम इसी शब्द को ऐसे लिखें बी के ओ ओ, तो आप गौर करेंगे कि इतने ही लेटर का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, लेकिन चूंकि यह प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, और अरेंज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए जगह छोड़ दिया था इसमें बताने के लिए कि ये एक वर्ड नहीं हुआ। हम आते हैं, बात करते हैं सिलेबल की। विस्तृत जानकारी के लिए आपको डॉक्यूमेंट में बार बार बोलता रहता हूं कि आपको विस्तृत जानकारी उसमें लिखी हुई है, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। हम आते हैं सिलेबल की बात करते हैं। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, यानी कि जिसको हम शब्दों, जिन शब्दों में कई खंड कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट ऑफ वर्ड, किसी शब्द का एक भाग जिसमें कम से कम एक वॉवेल रहता है, जिसे एक बार में उच्चारित किया जा सकता है, यानी दैट इज प्रोनाउंस्ड एट ए टाइम। प्रोनाउंस्ड एट ए टाइम इज कॉल्ड सिलेबल, यानी सिलेबल उसको कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं पिक्चर, पिक्चर, तो अब आप गौर करेंगे इसे एक बार में प्रोनाउंस कैसे करते हैं? पिक्चर, यानी इसे दो में किया हमने, दो में प्रोनाउंस किया, यानी एक बार में पिक बोले फिर बोले चर, तो यानी कुल मिला के ये दो सिलेबल हो गया, एक ये सिलेबल हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो तो इसलिए इसको डाई सिलेबल बोलते हैं। यानी कि सिलेबल चार तरह के होते हैं, एक मोनोसिलेबल, एक डाई सिलेबल, एक ट्राई सिलेबल और एक पॉलीसिलेबल। यानी कि जिसमें जैसे एक शब्द का हो, जिसमें एक ही शब्द का हो, जैसे ही लिखा हुआ, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी इसे एक बार में प्रोनाउंस किया जा सकता है। ही जब बोलते हैं तो हा ई नहीं बोलते हैं, बल्कि एक बार में ही बोलते हैं, इसलिए ये मोनोसिलेबल कहला गया। ये डाई सिलेबल हो गया। उसके बाद ट्राई सिलेबल, जैसे मान लेते हैं वासर मैन, वासर मैन। अब गौर करेंगे कि वास अर मेन, वास अर मेन, यानी कि एक, दो और ये तीसरा, यानी कुल मिला के ये तीन सिलेबल हो गए, इसलिए से ट्राई सिलेबल कहेंगे। अब आते हैं हम इसका उदाहरण यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। अब देखेंगे इसमें कितने आ गए, एक, दो, तीन, चार, यानी कि एक, दो, तीन, एक, दो, तीन और चार, यानी कुल मिला के ये चार ग्रुप हो गए, चार शब्द खंड हो गए। तो चार शब्द खंड इसको कर दिए, यानी ऑर्थोग्राफी, यानी कुल मिला के ये चार जो शब्द खंड हो गए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल, पॉलीसिलेबल का मतलब हो गया, पॉली माने बहुत होता है, जिसमें तीन से ज्यादा शब्द खंड हो, उसे पॉलीसिलेबल कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझ में आ गया होगा। ये सब नीचे में यहाँ एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, और जो नीचे में यहाँ दिया हुआ है उसमें से अब हम लोग देखते हैं अगला पेज में। जैसे ट्राइस लेवल की चर्चा है, पॉलिस लेवल की चर्चा है। हाँ, एक चीज यहाँ दिखेगा, लिखा हुआ है कि कम से कम हम एक, इसमें से कम से कम हम एक वॉवेल रहना जरूरी होता है, किसी भी शब्द खंड में एक वॉवेल रहना जरूरी होता है। ये एक टेक्निकली बात हुई कि जब तक एक आप उच्चारण कर सकते हैं, एक तो सामान्य बात हुई, लेकिन ग्रामेटिकली या फिर आप टेक्निकली बात कैसे कह सकते हैं कि उसमें एक कम से कम वॉवेल जरूर रहना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं पिक्चर, पिक्चर आपने बोला, जैसे मान लेते हैं तो दो शब्द में बांटा था आपने, TURE, देखिएगा आई और यू,
इसमें दो दो वॉवेल है, लेकिन कम से कम एक वॉवेल रहना जरूरी होता है, तो इसलिए ये डाइसिलेबल हो गया। ठीक है, पॉलीसिलेबल के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रेज की बात करते हैं। फ्रेजेज, व्हाट डज इट मीन ऑफ फ्रेजेज? फ्रेज क्या होता है? फिर से डिलीट हो गया भाई ये तो, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग इसी पेज पर आके फ्रेज के बारे में समझ लेते हैं। डिलीट भी हो गया तो आप हमसे समझ लीजिए। फ्रेज, फ्रेज का अर्थ होता है मुहावरा। फ्रेज का अर्थ हो गया मुहावरा। अब मुहावरा किसको कहते हैं? अच्छा, आप बहुत जगह ना, बहुत सारे वीडियोस में, ऑनलाइन या फिर बुक्स में आप इसका अर्थ देखते होंगे वाक्यांश भी, वाक्यांश। ये क्यों ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब समझिए। फ्रेज को हम ना दो तरह से देखते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको फ्रेज को डिफाइन कर दूं कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली एक शब्द का फ्रेज नहीं हो सकता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a specific meaning of its own, यानी जिसका एक अपना खास अर्थ होता है। and it does not consist subject verb agreement, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो, वाक्य का भाग हो और उसमें एक से ज्यादा शब्द का प्रयोग हो, उसका खास अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। ठीक है, जैसे ही इज वॉकिंग, he is walking very slowly, he is walking very slowly। आप एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, है ना, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब हुआ। लेकिन ये जो एक टर्म है वेरी स्लोली जो लिखा हुआ है, दरअसल ये वाक्य का भाग है, वाक्य का अंश है, इसलिए इसे वाक्यांश कहेंगे और इसे हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग फ्रेज कह सकते हैं। यहाँ पे फ्रेज, फ्रेज का एक अर्थ आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे मैं आपको हिंदी में बताऊं तो मुहावरा, जैसे हम लोग कहते हैं आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। तो आप क्या पढ़ते होंगे, इससे बचपन में पढ़ते होंगे, आप जरूर याद किए होंगे मैट्रिक के एग्जामिनेशन में। आंखों का तारा होना, सॉरी, आंखों का तारा होना मतलब क्या हो गया? बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो उसी तरह से जब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम कहें कि तुम मेरे लिए आंखों के तारे हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम मेरे आंख में रहते हो, बल्कि इसका मतलब ये हो गया कि तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। तो इसका एक विशेष अर्थ निकला। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में हम देखते हैं लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर। लुक मतलब सामान्य अर्थ क्या होता है? देखना। आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद। तो क्या इसका अर्थ देखने के बाद होगा? नहीं, बल्कि इसका अर्थ होगा देखभाल करना, देखभाल करना। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि एक खास अर्थ रखता है। देखिए लुक माने देखना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए देखभाल करना होता है। उसी तरह से सी इंटू, सी इंटू, सी का मतलब देखना होता है, इंटू का मतलब में होता है, प्रवेश करने के अर्थ में। लेकिन जब आप इसका पूरा अर्थ लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, यानी इंक्वायरी करना। अब आप खुद ब खुद देखेंगे कि इसका जो सामान्य अर्थ होना चाहिए वो ना हो के एक विशेष अर्थ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। और जब वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल होता है तो वो फ्रेजल वर्ब हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुहावरा के बारे में आप समझिए। फिर से मैंने पहले शुद्ध हिंदी में एक बार फिर से बोल देता हूं कि मुहावरा वाक्य के उस अंश को कहते हैं, अथवा दो या दो से ज्यादा शब्दों के समूह को कहते हैं जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता हो, तथा उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो, यानी उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं हो, बल्कि वाक्य का एक ऐसा भाग जो अपना एक खास अर्थ रखता हो, एक विशेष अर्थ रखता हो, जो उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता हो। अगर सब्जेक्ट वर्ब होगा तो वह फिर क्लाउज कहला जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस किसे कहा जाता है? सेंटेंस कहते हैं, आपको देखिए यहाँ पूरा कंप्लीट जगह मैंने छोड़ दिया है। और सेंटेंस के बारे में, सॉरी यहाँ पे फिर से आ गया इस तरह से, सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर क्लाउज। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट डज इट मीन ऑफ सेंटेंस? सॉरी, सेंटेंस होता है, बहुत देर होगी, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, तो आपका भी थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट डज इट मीन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a proper grammatical arrangement
विथ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी कि इसमें 4 चीज का होना जरूरी है, 4 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं भाई? सबसे पहला होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है, दूसरा क्या हमारा होना चाहिए कि प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामेटिकल, प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? क्रम। यानी कि ग्रामर का प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंज, जिस तरह से ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो इन सब का आपको ख्याल रखना होगा। यही प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा तीसरा आता है कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है। और फिर आता है मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सेंस। यानी कि दीज आर द 4 पैरामीटर्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। यानी सेंटेंस बनने के लिए ये सभी एक पैरामीटर्स होते हैं, और इन सारे पैरामीटर्स पे खड़े जो वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब जो मिलेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो मिलेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। मैं बताऊं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना क्यों जरूरी है। जैसे आप बुक लिखे, बुक फुल स्टॉप, तो ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, जैसे अभी हम लिखें कि आई आर ए बॉय, तो ये प्रॉपरली ग्रामेटिकली अरेंज्ड नहीं है, ये गलत है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं होगा, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। उसके बाद आता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, जैसे अगर मैं बोलूं कि दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसका मतलब हो गया कि वह है एक ईमानदार व्यक्ति। तो सॉरी, तो ये कोहर्सिकार की से शुरू होगा, और कोहर्सिकार की से सेंटेंस अगर शुरू होगा तो ये इनकम्प्लीट सेंस देगा, और इनकम्प्लीट सेंस देगा तो इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस क्या होता है? जिससे जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं धरती पर रहता था, हम लोग धरती पर रहते थे, गांधी जी का जन्म पटना में हुआ था, तो आप बताएंगे कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। और मीनिंगलेस सेंटेंस हम लोग जैसे मैं बोलूं कि मैं आकाश में उड़ता हूं, तो क्या एक इंसान आकाश में उड़ सकता है क्या? नहीं। हम लोग पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो कहने का अर्थ यह है कि जो मीनिंगलेस हो, भले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, लेकिन अगर मीनिंगलेस हो तो वह भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो बच्चे समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि ये सेंटेंस होने के लिए 4 चीज होना जरूरी है। शब्दों का समूह होना है, सही व्याकरणिक क्रम रहना है, पूर्ण अर्थ रहना है, और मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस का मतलब है कि सही मतलब अर्थपूर्ण भाव उसके होने चाहिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं उसके बाद क्लाउज के। और क्लाउज की जब हम लोग बात करेंगे, तो मैं अगला पेज बदल लेता हूं, और यहाँ पे मैं आपसे बात कर लूं क्लाउज के बारे में। एक प्लस पेज ही कर लेता हूं मैं यहाँ पे। क्लाउज, CLAUSE, क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य किसको कहते हैं भाई? यानी कि वाक्य का ही एक भाग जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। मैं आपको एक सेंटेंस पहले ये बता दूं कि ये मान लीजिए एक सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस में एक भाग ये है, एक भाग ये है, और एक भाग ये है, ठीक है। एक भाग यहाँ पर ये है, तो ये मान लेते हैं सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो यूज है वो एक कंजंक्शन है, यानी कि दोनों जो वाक्य को जोड़ रहा है। और यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है, और फिर से एक वर्ब है। तो ये जो सेक्शन हमारा हो गया सब, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है, ये एक हमारा हो गया क्लाउज। और इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब है, तो यह भी हो गया एक क्लाउज। यानी कि वाक्य का एक ऐसा भाग जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रखने वाला सेक्शन हो, उस सेक्शन को, उस भाग को ही हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। यानी अब अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has at least one subject and one finite verb of its own.
फाइनाइट वर्ब उसमें रहना जरूरी है। आगे वर्ब में आपको बताएंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है। हालांकि अगर आप फाइनाइट वर्ब के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप ये सुनिए कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, जो सब्जेक्ट का कहना मानता है ना। तो सब्जेक्ट का जो कहना मानता है उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे आई है तो आई के साथ एम ही लिखेंगे, आई के साथ इज नहीं लिख देंगे, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी बाद में भी करेंगे। तो उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। क्लाउज दो तरह का होता है, एक मेन क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। एक मेन क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसके बारे में हम लोग विस्तार से क्लाउज चैप्टर में अध्ययन करेंगे। मेन क्लाउज कैसे बनते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज कैसे बनते हैं। मैं एक एग्जांपल केवल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर्स आर अगली, बट हर सिस्टर्स आर अगली, अगली। आप गौर करेंगे कि यहां से लेके यहां तक एक पार्ट है, फिर एक कंजंक्शन है और फिर ये दूसरा पार्ट यहां से शुरू हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ है। यानी तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। तो ये जो दूसरा पार्ट हमारा है वो देखिए कंजंक्शन से लगा हुआ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो गया। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको उस चैप्टर में मिलेगी। हालांकि आपको जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ भेजे गए हैं उसमें सारी जानकारी, सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब ज़्यादा देर हम लोग को नहीं बचा है, अब थोड़ा देर और बचा है, इसको हम लोग पूरा पढ़ के और तब इसके पिछले पेज पे आते हैं, जिसमें से देखिए दो तीन चीज़ बचा हुआ है, प्रीफिक्स, एफिक्स, एंटीसीडेंट और एपोजिशन, ये सारा चीज़। तो हम लोग एक एक करके यहाँ से अगला, पहले यहाँ से बढ़ते हैं और ये हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एफिक्स की। एफिक्स क्या होता है? यानी एफिक्स एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है, एक छोटा पार्ट होता है, एक दो शब्दों का, एक दो वर्ड का, एक तो सॉरी एक दो लेटर का एक भाग होता है, एक यूनिट होता है, जो किसी शब्द के पहले या बाद में लगकर उसके विशेष अर्थ को बनाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्री, प्री लिखा हुआ मान लेते हैं, तो प्री के साथ एक और शब्द दे देते हैं डिफाइंड, तो ये क्या बन जाता है वर्ड? प्री डिफाइंड। आप पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये जो प्री लगा हुआ है, प्री शुरू में लगा हुआ है, यानी किसी शब्द के पहले लगा हुआ हो तो उसे प्रीफिक्स कहेंगे। प्री मने पहले, देखिए प्री मने पहले और फिक्स मने फिक्स हो जाए वहां पे, तो कहने का अर्थ ये है कि पहले जाके ये फिक्स हो गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है सब, और एक और अर्थ होता है सफिक्स, जो बाद में जाके लग जाता है। जैसे अर, जैसे मान लेते हैं टीच एक शब्द है, उसमें अर लग गया तो क्या बन गया? टीचर। तो अब बताइए ये अर जो हुआ वो क्या चीज हो गया? सफिक्स, और इसमें प्री क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप जरूर पढ़े होंगे, यही प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी वर्ण का, एक दो वर्ण का कोई भी यूनिट जो किसी शब्द के पहले अथवा बाद में आकर एक अर्थ स्पष्ट करता हो, एक विशेष अर्थ देता हो, उसे एफिक्स कहते हैं। पहले आता है, किसी शब्द के पहले लगता है, देखिएगा ध्यान से, किसी शब्द के पहले लगा हुआ है प्री, तो इसका मतलब हो गया ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे अन प्लस नेचुरल, तो नेचुरल के पहले अन लगा तो ये प्रीफिक्स हो गया। यानी कि प्रीफिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा यूनिट जो किसी शब्द के पहले लगकर एक विशेष अर्थ देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और सफिक्स किसे कहेंगे? तो जो बाद में लगता है, जैसे फुल में इस लग गया तो फुल्लिस हो गया, तो जो बाद में लगकर एक विशेष अर्थ देता है उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा एंटीसीडेंट और एपोजिशन। हम इन दोनों चीज़ों को एक ही सेंटेंस में आपको बताते हैं और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन बचा है, बस खत्म हो जाएगा हमारा कहानी। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं एपोजिशन, APPOSITION। व्हाट डज इट मीन ऑफ एपोजिशन? एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन का मतलब, एक मैं सामान्य अर्थ में बताऊं अगर, तो इसको अर्थ हम लोग कहते हैं वर्णन। वर्णन, अब ये वर्णन क्या है सामान्य भाषा में समझिए पहले। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, रामू
यहाँ लिख दे माई बेस्ट फ्रेंड, रामू माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन पटना, लिव्स इन पटना। देखिए रामू मेरा सबसे अच्छा दोस्त कहाँ रहता है? पटना में रहता है। एक छोटा सा वाक्य लिखा मैंने। तो अब आप बताइए कि ये हो गया नाउन, और ये जो माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है ये इसी नाउन का वर्णन है ना, इसी नाउन का वर्णन है। तो नाउन का अथवा प्रोनाउन का वर्णन अगर उसी सेंटेंस में रहे, चाहे वह एक फ्रेज के रूप में रहे, चाहे वह क्लाउज के रूप में रहे, फ्रेज के रूप में भी रह सकता है और फ्रेज के रूप में भी रह सकता है और क्लाउज के रूप में भी रह सकता है। मतलब जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो भी सकते हैं और विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो वो कहलाता है, ये जो वर्णन है इसी को कहते हैं एपोजिशन, इसको कहते हैं एपोजिशन, है ना। और इसका जो जिस नाउन या प्रोनाउन का वर्णन होता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। आप इसे सामान्य भाषा में अब सुन लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का वर्णन रहे तो वो वर्णन एपोजिशन कहलाता है, और जिस नाउन या प्रोनाउन का वर्णन होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो उस पेज में लिखा हुआ आपको मिल गया था, और नोट में सब कुछ आपको डिफिनेशन के साथ आपको जो मैंने अभी बताया वो सब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पे, और इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप। जैसे आप लिखते हैं IM, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं IM। ये देखिए इसको हम लोग IM पढ़ देंगे। कैन प्लस नोट, तो इसको क्या पढ़ लेते हैं? कांट। ठीक है, डू प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाता है? डोंट। यानी कि ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त रूप, यानी एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब हो गया संक्षिप्त रूप, यानी कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी शब्द का, जैसे I प्लस M लिखे, दो शब्द था यहाँ पर, दोनों को मिला दिए तो IM हो गया इस तरह से। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक संक्षिप्त रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है, जो जिसको कि हम लोग मिला के, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं। जैसे डू और नोट अलग अलग शब्द थे, लेकिन अब ये एक शब्द में काउंट हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमने आज थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बनाया बेसिक ऑफ ग्रामर के लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर में जब मिलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे मंडे से, और हम लोग ये 11th और 12th दोनों के लिए मैंने ये बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई समस्या आई होगी, जैसे कभी कभी आपको लगा होगा कि मैं थोड़ा तेज़ी से निकल गया, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि समय भी कम होता है ऑनलाइन में, और दूसरी बात ये होती है कि डॉक्यूमेंट जब मुझे मैंने दे दिया, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा डिटेल करूँ तो आपका भी समय ज़्यादा बर्बाद होगा, मेरा भी समय ज़्यादा बर्बाद होगा, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जिस स्टाइल में मैंने पढ़ाया है आप उसे पसंद किए होंगे, और अगर अगर पसंद नहीं आया होगा, अगर कुछ बातें होंगी आपके मन में, तो निश्चित तौर पे फ़ोन करके कमेंट करके उस वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। मैं डेली उसको वॉच करता हूँ और उसके अनुसार मैं आपको अगले बार से सुधार के आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं तो अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन है कि नहीं है ये डिपेंड आप पे करता है, और आपको ही इसका जवाब देना पड़ेगा, और जैसा आप जवाब देंगे उसके अनुसार मैं आपको फिर से आगे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।